फसलों की खेती के बारे में तो हर किसान सोचता है कि धान कैसे उगाएं, मक्का कैसे उगाएं, साथ ही उसके बारे में जानकारी भी लेता है। पर फूलों के बारे में बहुत ही कम लोग सोचते हैं। जी हाँ, फूलों की खेती के बारे में बहुत ही कम किसान भाई सोचते हैं कि फूलों की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। पर हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी मिलने के बाद आप भी फूलों की खेती के बारे में ज़रूर सोचेंगे, साथ ही आपका रुझान भी उसके प्रति ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि फूलों की डिमांड आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। साज सजावट से लेकर हर एक चीज़ में आजकल फूलों का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि कई ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर बिना देरी किए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और जानते हैं कि फूलों की खेती कैसे कर सकते हैं, साथ ही उसके देखरेख के बारे में। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो प्राकृतिक संपदा, हरियाली और खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है। इस राज्य में आधी से ज्यादा आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। हाल के वर्षों में यहाँ फूलों की खेती ने किसानों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। यहाँ फूलों की खेती के लिए यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु काफी अनुकूल है। यहाँ फूलों की खेती दो प्रकार से होती है। पहले खुले वातावरण में यहाँ ग्लैड्यूलस और गेंदा की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। दूसरा, संरक्षित संरचना में गुलाब और जरबेरा की खेती से बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, फूलों की अगर हम बात करें तो हर किसी का मन चहचहा उठता है। फूल हमारे घर आंगन, बाग बगीचों सब तरफ लहलाते हैं और इसकी खेती अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, विशेष बात क्या होनी चाहिए, फूलों की खेती एवं देखभाल के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के लिए आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग, जहां आज हमारे साथ है डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो हमें जानकारी देंगे कि फूलों की खेती एवं देखभाल आप कैसे कर सकते हैं और कैसे इससे अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर झारखंड राज्य में हम फूलों की खेती की बात करते हैं तो यहाँ पे मिट्टी, जलवायु, संभावना बहुत है, अपार संभावनाएं यहाँ पे हैं। जिस प्रकार हमारे किसान भाई विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, उसी प्रकार से फूलों की खेती भी सफलतापूर्वक यहाँ पे की जा सकती है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे किन किन फूलों की खेती की संभावना है, तो फूलों की खेती दो प्रकार से की जाती है। एक तो खुले वातावरण में और एक होती है किसी न किसी संरक्षित संरचना के अंतर्गत। तो अगर हम खुले वातावरण में फूलों की खेती की बात करते हैं तो कुछ ग्लेडियोलस और गेंदा जैसे ये दो फूल हैं, इनकी हमारे किसान भाई बहुत सफलतापूर्वक अच्छी उपज खुले वातावरण में भी ले सकते हैं। फूलों की खेती किसान भाइयों इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम, जैसा कि हम देखते हैं कि अधिकतर हमारे किसान सब्जी की खेती पे विशेष ध्यान देते हैं। अगर सब्जियों की खेती पे ही निर्भर होकर आप रहते हैं और उसमें कोई नुकसान होता है तो उससे आपको आर्थिक क्षति की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप फूलों की खेती की तरफ बढ़ते हैं तो न सिर्फ आपका एक नया कृषि आयाम विकसित कर सकते हैं आमदनी अर्जित करने के लिए, बल्कि अपनी खेती में विविधता लाते हुए जो हमारी परंपरागत फसलें हैं उन पे जो निर्भरता है उसको भी कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, खुले वातावरण में होने वाली गेंदा की खेती में लागत बहुत कम आती है। इसकी खेती कटिंग से करना बेहतर होता है। यहाँ के नर्सरी में हजारा गेंदा की कटिंग आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसकी खेती में नारंगी या पीली वैरायटी का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी खेती में पिंचिंग प्रक्रिया पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया से फूलों की उपज बढ़ जाती है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं खुले वातावरण में फूलों की खेती की, तो गेंदा की जो हमारी खेती है वो सबसे सरल खेती है। इसमें लागत भी अन्य फूलों की अपेक्षा कम आती है। किसान भाइयों इसकी खेती बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस फूल में क्या होती है कि न सिर्फ ये हमारे विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ में, हमारे शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है, बल्कि जहाँ कहीं भी गेंदा की खेती होती है उसके आसपास कीड़ों का भी नियंत्रण, जो खासकर हमारी सब्जी फसलें हैं, उसमें समुचित तौर पे किया जा सकता है। क्योंकि गेंदे को हमारी सब्जी खेती में ट्रैप क्रॉप के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हमारी मुख्य फसल से कीटों को बचाती है, कीटों को हमारी मुख्य फसल पे को प्रभावित करने से बचाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप गेंदे की खेती करते हैं तो इसमें आपको कटिंग से आप इसकी खेती की शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। कटिंग आपकी जो हजारा गेंदा होता है वो विभिन्न प्रकार की नर्सरी में उपलब्ध रहती है। इसको आप जब लगा रहे हैं तो आप इसमें नारंगी रंग के वैरायटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पीले रंग की वैरायटी का भी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। खुले वातावरण में गेंदा के अलावा ग्लैड्यूलस की खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, ग्लैड्यूलस की खेती शुरू में थोड़ी महंगी होती है क्योंकि इसके कॉर्म महंगे आते हैं। अतः सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर इसकी खेती करना बेहतर होता है।
इसकी खेती में कॉर्म को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना बेहतर होता है। इससे इसमें मृदा जनित बीमारियों का खतरा कम जाता है। इसकी खेती में ऐसे कॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए जो उठा हुआ हो और नुकीला हो। फिर कॉर्म की बुआई थोड़े दिनों के अंतराल में करनी चाहिए। इससे इसकी फसल लंबे समय तक ली जा सकती है। दूसरी किसान भाइयों, हमको जिस फसल में अच्छा मुनाफा हो सकता है वो है ग्लेडियोलस की खेती। गेंदा की भांति इसकी भी खेती हम खुले वातावरण में कर सकते हैं। तो अब ग्लेडियोलस में हम बात करते हैं तो जो शुरुआती हमारी लागत होती है वो अधिक लगती है। कारण उसका क्या होता है कि जो हमारा कॉर्म होता है, कॉर्म हमें खरीदना पड़ता है, और एक कॉर्म अगर आप अच्छी गुणवत्ता का कॉर्म ले रहे हैं तो कम से कम 3 रुपये से लेकर 5 रुपये तक उसकी लागत आती है। और अगर 1 एकड़ में बात करते हैं तो लगभग 60,000 कॉर्म की हमको ज़रूरत होती है। यही कारण है किसान भाइयों कि हमारी यही अनुशंसा रहती है कि आप राज्य की, केंद्र की या जिला स्तरीय जो विभिन्न योजनाएं होती हैं उसके अंतर्गत अगर आप ग्लेडियोलस की खेती शुरू करते हैं तो ये जो शुरुआती लागत आपकी है वो कम हो जाती है। इस योजनाओं का लाभ लेके आप करते हैं तो ये आपकी बचत यानी लाभ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ ही साथ हमारी अनुशंसा रहती है कि आप कभी भी जो आपका निश्चित भूखंड है उसमें एक बार में सारे कॉर्म की आप बुआई ना करें। उसको आप 4 से 5 भागों में बांट दीजिए और कुछ कुछ दिन के अंतर पे जब आप उनकी बुआई करते हैं तो आपको स्पाइक का लंबे समय तक उत्पादन मिल पाता है। और आप जब इसमें अलग अलग समय पर कटाई करते हैं तो उस दौरान चलने वाले मार्केट रेट का जो उतार चढ़ाव होता है उससे भी एक औसत आपको बेहतर रेट मिलने की संभावना मिल जाती है। किसान भाइयों, इसी तरह से यहाँ संरक्षित संरचना में डच गुलाब की खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी खेती प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउस में की जाती है। यहाँ के वातावरण में टॉप सीक्रेट तथा ताजमहल अच्छी प्रजाति मानी जाती है। इसकी खेती के लिए सॉइल सोलराइजेशन तथा मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर ध्यान देना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, इसकी अच्छी खेती के लिए ग्राफ्टेड पौधों का उपयोग करना बेहतर होता है। किसान भाइयों, अगर हम अब बात करते हैं कि आप संरक्षित संरचना में किस तरीके से फूलों की खेती पे ध्यान दें, तो इसमें सबसे पहले बात आती है डच गुलाब की खेती की। डच गुलाब की जो खेती होती है वो प्राकृतिक रूप से जो हवादार पॉली हाउस होता है उसके अंतर्गत की जाती है। किसान भाइयों, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस ही इसके लिए सर्वोत्तम होता है। इस पॉली हाउस के अंतर्गत आपको ध्यान किन बातों पे देना है? एक तो सॉइल सोलराइजेशन पे, दूसरी चीज़ है जो आपका मिट्टी है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। कार्बनिक पदार्थों की अच्छी मात्रा सीधे तौर पे हमारे डच गुलाब की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अगर आप बात करते हैं इसमें कौन सी प्रजाति का आप चुनाव करें तो टॉप सीक्रेट या ताजमहल सबसे अच्छी मानी जाती है। ज़्यादा डिमांड है उसकी, जो लाल रंग के गुलाब होते हैं, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि मृदा में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बेहतर हो, उसके लिए कम से कम 20 से 22 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आप सड़ी हुई गोबर की खाद का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे फूलों की गुणवत्ता पे और हमारी टोटल उपज पे भी पड़ता है। इसमें एक बात का ध्यान दें कि जो हमारी पौध का चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामान्य तौर पे जो बडेड पौधे होते हैं जिनमें कलिकायन किया जाता है या बडिंग किया जाता है वो बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, और इसके साथ ही साथ ग्राफ्टिंग भी बहुत सारे पौधों में की जाती है। फूलों इनकी पौध उपलब्ध होती है। अगर आपको ग्राफ्टेड पौधा उपलब्ध हो जाता है तो उसका चुनाव करें। बडेड पौधे की तुलना में उसकी गुणवत्ता काफ़ी बेहतर मानी जाती है। और जब आप कटाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो पुराने हमारे पॉली हाउस में पौधे लगे हुए हैं उसमें फूलों की कटाई भी चल रही है साथ ही साथ, तो जब आप कटाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उनको मार्केट भेजने का प्रबंध आप शीघ्र से शीघ्र करिए। झारखंड में फूलों की खेती की बड़ी संभावनाएं हैं। यदि किसान भाई वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पर चलकर इनकी खेती करते हैं तो ये इसे अपनी आय बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बना सकते हैं। जाड़े के मौसम में पशुओं को विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो ठंड से उनकी मौत भी हो सकती है। ऐसे तो आप अपने सूझबूझ से उनकी देखरेख करते ही हैं, पर आपको विशेषज्ञ की सलाह की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके पास सटीक और सही उपाय रहेगा। आपको पता रहेगा कि कौन सी दवाई उन्हें जाड़े के मौसम में देनी है, कैसे उन्हें सही तरीके से ठंड से बचाना है, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और जानते हैं कि ठंड के मौसम में बत्तख एवं मुर्गियों की देखभाल किस तरीके से की जा सकती है। जाड़े का मौसम आते ही मुर्गियों और बतख जैसे पक्षियों की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं।
यदि इस मौसम में उनके लिए उचित प्रबंधन न किया जाए तो इनकी उत्पादकता एवं बढ़वार में कमी आती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः इस मौसम में किसान भाइयों को इनके आवास, आहार तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे कि जाड़े के दिनों में बत्तख और मुर्गियों की देखभाल कैसे की जाए। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जाड़े के दिनों में बत्तख और मुर्गियों की देखभाल कैसे अच्छी तरह से की जा सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि जानते हैं हमारे देश में मौसम के अनुसार कई तरह की जो परिस्थितियां हैं वो फार्मिंग की बदल जाती हैं। इसी कारण सभी मौसम में उसके अनुरूप उत्पादन लेने के लिए हमें कुछ न कुछ थोड़े प्रबंधन में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से अभी ठंड का मौसम चल रहा है, विशेष करके पोल्ट्री के लिए, पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री को अगर आप मौसम के अनुसार प्रबंधन में बदलाव नहीं लाते हैं तो उनके जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में जितना आप सोचते हैं कि लाभ कमाया जा सके वो संभव नहीं हो पाता है। इसी कारण हमें छोटे छोटे किसान भाइयों को या फिर जो बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में चला रहे हैं, जो कॉमर्शियल स्केल में चला रहे हैं, उन सबों को भी कुछ प्रबंधन में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हम लोग जैसे आप शुरुआत से बात करें तो हमारे यहाँ पे कई तरह के प्रबंधन को हम कई तरह से बांट सकते हैं। जैसे अगर लें तो सबसे पहले हमको आवास प्रबंधन पे जाता है। आवास प्रबंधन के अलावे आहार प्रबंधन, या आहार में आप कह सकते हो फीड एंड वाटर मैनेजमेंट जाता है, डिजीज़ मैनेजमेंट। इसके अलावे मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, जब हम मुर्गियों की बात करते हैं तो इसके लिए पहले दिन से प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए चूजों के ब्रूडिंग रूम का विशेष ध्यान देना चाहिए। चूजे लाने से पहले हीटिंग इक्विपमेंट तथा खिड़की दरवाजे को दुरुस्त कर लेना चाहिए। इनके ब्रूडिंग रूम का तापमान सही रखने के लिए 100 से 200 वाट के बल्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर LPG ऑपरेटेड गैस ब्रूडर का प्रयोग किया जा सकता है। इस मौसम में चूजों में निमोनिया का भी खतरा रहता है, अतः उनके ब्रूडिंग रूम का तापमान नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए 90 से 95 फ़ारेनहाइट तापमान उचित होता है, जिसे हर हफ्ते 5 फ़ारेनहाइट नीचे करना बेहतर होता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि चूज़ों में हमें एक दिन के चूजे को लेके बड़ा मार्केटिंग एज तक करना होता है। इसी कारण प्रबंधन तो हमारा पहला दिन से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले आप जिस दिन आप सोचते हैं कि हमें पोल्ट्री का चूजा लाना है तो उससे पहले आप अपने ब्रूडिंग रूम का विशेष करके ध्यान रखें। लाने से पहले ब्रूडिंग रूम को पूरी तरह से चाक चौबंद करके रखें। आपके जो टेम्परेचर देने वाले जो इक्विपमेंट हैं वो सही है कि नहीं, या वेंटिलेशन वाले जितने खिड़की दरवाजा जो हैं वो सही ढंग से बंद हो रहे हैं कि नहीं, इन सबों की पूरी तरह से ध्यान पर रख के ही आप चूज़ा लाएँ। शुरुआत समय से आप जैसे हमारे ट्रेडिशनल जो ब्रूडिंग मेथड, जो हीटिंग इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं, जैसे पुराने समय में लोग भोरसी वगैरह या चूल्हा वगैरह यूज़ करते हैं, पर अधिकतर अभी के किसान भाई देखे होंगे वाट जो बल्ब होते हैं ना 100 वाट या 200 वाट के बल्ब यूज़ करते हैं। तो आप उन सबों का भी सहारा ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप मॉडर्न में जाएंगे तो जैसे LPG ऑपरेटेड गैस ब्रूडर्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे काम करते हैं और एक यूनिफॉर्म हीट आप उसमें अपने चूज़ों को दे सकते हैं। इसके अलावा आप इंफ्रारेड जो इक्विप होते हैं ना, इक्विपमेंट जो ब्रूडिंग होते हैं, उन सबों को भी अच्छा तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इस समय में आप कोशिश करें जो राउंड शेप ब्रूडर होते हैं उनका आप अगर यूज़ करें तो ठंडे के मौसम के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, जब चूजे 7 दिन से आगे बढ़ते हैं तो उनके कमरे में फॉल्स सीलिंग लगाना बेहतर होता है। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि ठंडी हवा सीधी तौर से कमरे में प्रवेश ना कर सके। इसके लिए खिड़की और दरवाजे को जूट के बोरे से ढक दें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही चूजा आपका 7 डेज से आगे होते हैं, आप उनकी स्पेस बढ़ाने लगते हैं तो वहाँ पर और चैलेंजिंग थोड़ा होता है, क्योंकि स्पेस जब बढ़ता है तो उस पूरे एनवायरनमेंट को गर्म रखने में आपको थोड़ा और ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप कोशिश करें, अगर फॉल्स सीलिंग लगा हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर फॉल्स सीलिंग लगा पाते हैं तो उसको भी लगा सकते हैं। इसे टेम्परेचर मेंटेन करने में, जो स्पेस का वॉल्यूम है उसको अगर कम करते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन करने में सुविधा होती है। साथ साथ आप वेंटिलेशन के लिए जो खिड़की दरवाजे रखें उनको देखें, जो ठंडी हवा का जो कोल्ड वेव चल रहा है ये सीधी तौर पे आपके फार्म के अंदर ना आ पाए, इसकी एकदम गारंटीड होनी चाहिए। क्योंकि दिन का टेम्परेचर भी काफ़ी, अगर हवा अंदर आए तो टेम्परेचर काफ़ी नीचे आता है, उस स्थिति में चूजे काफ़ी परेशानी में आते हैं। आप उनकी हडलिंग, एक जगह पे चूजा ना जमा हो इसका तो आप हमेशा मॉनिटरिंग रखिए। टेम्परेचर के साथ साथ
जैसे इसमें मेंटेन करने के लिए जो नए इक्विपमेंट है इसका तो हम बात किए ही। इसके अलावा अगर आपके पास उस तरह के मॉडर्न फार्म नहीं है, अगर आप किसी तरह से जो पहले हमारे कहें तो अब ग्रामीण स्तर में मेंटेन किए हुए किसी तरह से जुगाड़ टेक्निक में चल रहे हैं, तो आप अपने खिड़की दरवाज़ा में कोशिश करें कि जूट के बोरे का ही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, या जो बांस वगैरह के टट्टी मिलते हैं उन सबों का करें। प्लास्टिक वगैरह का कुछ किसान भाई प्लास्टिक वगैरह का भी रोकने के लिए यूज़ करते हैं, प्लास्टिक सीट का, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम करती है क्योंकि वो पूरी तरह से वेंटिलेशन चेक करता है, जिसके कारण जो लीटर का मॉइस्चर है या उसके मुर्गी के जो पैखाना है उसका जो मॉइस्चर है ना, वो अंदर में काफ़ी ज़्यादा अमोनिया गैस को अक्यूमुलेट करता है, जिससे अगेन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की संभावना रहती है, जिससे कई तरह की बीमारी आने की संभावना बढ़ती है। ठंड के मौसम में इनके आहार पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इस मौसम में इनके आहार में कैलोरी की मात्रा बढ़ाने से उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। इस मौसम में फिडलर की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। पीने के बर्तन दिन में अधिक रखना चाहिए क्योंकि ये रात के मुकाबले दिन में अधिक पानी पीते हैं। इन सबों के साथ साथ आहार प्रबंधन पे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की परसेंटेज जैसे 22 से 23% रखने की है, तो हम हर मौसम में, क्योंकि आजकल फास्ट ग्रोइंग बर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, पालते हैं, तो वहाँ पे उतनी की ज़रूरत पड़ती ही है, पर यहाँ पे कैलोरी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो मुर्गियों को अपने आप में हीट जनरेट, अपने बॉडी में हीट जनरेट करने के लिए क्या होता है ना कि अधिक कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। जनरली हम लोग 2900 से 3100 कैलोरी वाले जो फीड होते हैं उनका जो यूज़ करते हैं, पर इस मौसम में अगर 3400 तक कैलोरी वाले सब मिल जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इससे मुर्गियाँ अपने आप में थोड़ी हीट जनरेट कर लेती हैं, जिससे आपके बाहरी जो इक्विपमेंट है उससे निर्भरता थोड़ी सी कम हो जाती है। आप फीडर की संख्या भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, थोड़ी गर्मी के मौसम में जितना रखते हैं उससे, अगर 100 में जैसे आप 3 रखे हुए हैं तो यहाँ पर आप 4 कर दें, क्योंकि मूवमेंट थोड़ी कम रहती है। ब्रॉयलर में ये विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। वाटर की संख्या, जो पीने के ड्रिंकिंग जो इक्विपमेंट है उन सबों की संख्या आप दिन में अधिक रखें, क्योंकि रात में मूवमेंट कम होती है, पानी के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम रहती है रात में, तो रात के बजाय मुर्गियाँ यहाँ पर दिन में ज़्यादा पानी पीना पसंद करती हैं। तो आप कोशिश करें कि दिन में वाटर के पानी बदलें बार बार, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर ड्रिंकर में पानी रह जाता है तो अपने आप में ठंडा हो जाता है। तो कोशिश करना है 2 से 3 बार अगर आप पानी बदल देते हैं और फ्रेश वाटर बार बार देते हैं तो ये अच्छा रहेगा। इस मौसम में इनके वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा इम्यूनो बूस्टर तथा सेलेनियम और विटामिन ई का प्रयोग करने से भी मुर्गियों को ठंड से बचाया जा सकता है। जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें किसी तरह का समझौता ना करिए। वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है ना उसको आप नियमित ढंग से रखें। वैक्सीनेशन शेड्यूल से पहले अगर आप कोई इम्यूनो बूस्टर टाइप के, जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स के तरह के जो दवा मार्केट में बहुत तरह के ब्रांड नेम से आते हैं, उन सबों का भी इस मौसम में यूज़ करें। साथ साथ सेलेनियम एंड विटामिन ई का भी यूज़ करें, तो आपको इस मौसम में जो ठंड की मार है ना उससे थोड़ा सा प्रबंधन में काफ़ी सहायता मिलेगी और मुर्गियों को भी सहायता होगी अपने आप से लड़ने पे। अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं उन सबों का भी सहायता ले सकते हैं। साथ साथ एंटीबायोटिक जैसे ही मिला रहे हैं तो वहाँ पे प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स का भी सहायता लें, और मल्टीविटामिन्स का यूज़ थोड़ा सा संभल के करें। अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी न किसी पशु चिकित्सक के सलाह से अगर मल्टीविटामिन और जो बी कॉम्प्लेक्स हैं उन सबों का आप यूज़ करें तो आपका खर्च भी बचेगा और मुर्गियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस तरह से यदि ठंड के मौसम में मुर्गियों के आवास, आहार तथा स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जाए तो इनकी बढ़वार और पैदावार दोनों अच्छी होगी। निश्चित तौर पर इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और लगे भी क्यों ना, इतनी अच्छी जो जानकारी थी। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर उससे पहले आप हमारा पता लिख लीजिए ताकि कृषि से जुड़ी कोई भी आपकी समस्या या हमारे कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव आप हमें फ़ौरन लिख भेजें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। हम फिर मिलेंगे कृषि दर्शन के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।